Hi, I am Tushar Bansal, undergraduate of IIT Delhi. So let us study chapter 6. So in this section we will going to study our last section which is refining. So basically हमें जो metal मिला है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड हो जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम जिन प्रोसेस का यूज करते हैं उनको रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो पहला मेथड है वो है डिस्टिलेशन। ये हम यूज करते हैं लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी। इसमें क्या होता है कि अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है उनका, तो जो मेटल होंगे एलिमेंटल फॉर्म वाले वो वेपराइज हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज वहीं लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगी क्योंकि उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट है। फिर आगे जाके हम उसको डिस्टिल कर लेंगे मेटल को और हमें वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। सेकंड होता है मेटल, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। ठीक है, ये हम यूज करते हैं उन मेटल्स के लिए जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लाइक टिन। ठीक है, जिनको हम एक स्लोपिंग सरफेस पर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है और इम्प्योरिटीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेटल जो होगा जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्ट हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं होंगी, तो आगे जाके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है लिक्विडेशन। आगे हम बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इन द प्योर फॉर्म इज यूज्ड एज कैथोड। ठीक है, दे आर पुट इन अ suitable electrolytic bath containing soluble salt of the same metal का soluble salt होता है। ठीक है, द मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। जो मोर बेसिक मेटल होता है वो सॉल्यूशन में रहता है, एंड द लेस बेसिक वन गोज टू द एनोड, मड में जाता है। दिस प्रोसेस का डायग्राम एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कैसे दे रखा है। दिस प्रोसेस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल over potential and gives energy which you have seen in previous section में। the reaction are, एनोड पे ये रिएक्शन हो गया, मेटल ने एन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो एम एम एन प्लस में गया, और एम एन प्लस जो था उसने एन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो एम में आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इम्प्योर मेटल, और यहाँ पे आके प्योर हो गया मेटल। ठीक, एनोड कैथोड पे। कॉपर इज रिफाइंड, कॉपर को हम इसमें रिफाइन करते हैं इस प्रोसेस से यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही है एक तरह से। ठीक है, एनोड आर ऑफ इम्प्योर कॉपर के होते हैं एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप्स आर टेकन एज कैथोड होती है। द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन होता है। एंड द नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इज द ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉम द एनोड। एनोड से कैथोड में चला जाता है। ठीक है, एनोड पे ये रिएक्शन इम्प्योर कॉपर गया CO2 प्लस में सॉल्यूशन में, और फिर जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके प्योर प्योर कॉपर बन चुका है। ठीक है, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर। आपको मैंने मेटलर्जी में बताया था कि कॉपर की मेटलर्जी जो हमने देखी थी कि हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। ब्लिस्टर कॉपर मतलब उसके सरफेस पे ब्लिस्टर होते हैं, मतलब पॉपअप्स होते हैं, उसके सरफेस पे पॉप्स होते हैं, इसलिए उसका नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर। डिपॉजिट एज एनोड मड विच कंटेन, इसमें एंटीमनी होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। रिकवरी और दीज एलिमेंट्स में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग। जिंक में आल्सो बी रिफाइंड दिस वे, जिंक को भी हम इसमें इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है, इसमें तो कॉस्ट लगी है, तो हमें जो ये प्रीशियस मेटल्स मिले हैं ना, तो इसके कॉस्ट को हम यूज कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ दो दो बेनिफिट्स हो पा रहे हैं, एक तो कॉपर मिल रहा है हमें और एक प्रीशियस मेटल्स मिल रहे हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग की। ठीक है, इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities आर मोर soluble in the melt than in the solid state of the metal। तो बेसिकली क्या होता है, मेटल का सॉलिड स्टेट होता है उनमें impurity ज्यादा अच्छे से soluble नहीं होती, लेकिन जो मेल्ट होता है मेटल का उसमें ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, अब मोबाइल हीटर एक ऐसा हीटर जो आगे पीछे हो सकता है। साउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल, जो रॉड बनाते हैं ना वो हम इम्प्योर मेटल की जो बनाते हैं उस पर हम उसको आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, द मोल्टन जोन मूव्स along with the heater। ठीक है, which is moved forward, उसको हम आगे लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, as the heater moves forward the pure metal crystallizes out of the melt left behind and the impurities pass on into the adjacent new
मोल्टन जोन। तो जो मेटल था वो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो आगे जाती जाती है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में, तो क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल होती है मोल्टन फॉर्म में। ठीक है। ठीक है, अब कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ हीटर्स, द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करते हैं। हम हीटर को कई बार आगे सेम डायरेक्शन में आगे आगे करते हैं। ठीक है ना, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन अगेन एंड अगेन। इम्प्योरिटीज गैस कंसंट्रेटेड एट वन एंड, ये आगे करते करते वो जो इम्प्योरिटीज होती है वो आगे जाके एक एंड पे इकट्ठा हो जाएंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, दिस मेथड इज वेरी, और इसको हम काट देते हैं आगे जाके इस एंड को, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल for producing semiconductors and other metals of very high purity, example germanium, silicon, boron, gallium and indium। अब होता है वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड में हम बनाते हैं उसको, विच इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज। उसको हम कलेक्ट करेंगे वोलेटाइल कंपाउंड को। ठीक है, उसको हम फिर डिकम्पोज करते हैं टू गिव प्योर मेटल्स। सो द टू रिक्वायरमेंट, इसके दो रिक्वायरमेंट होते हैं, जो मेटल है वो वोलेटाइल कंपाउंड में बन सके किसी भी रिएजेंट के यूज से। ठीक है, सेकंड होता है जो वोलेटाइल कंपाउंड हमें मिला वो इजीली डिकम्पोज हो जाए और हमें प्योर मेटल मिल सके। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट थी उसकी। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। उसके दो मेन एग्जांपल हैं। एक होता है मॉन प्रोसेस, जिसको हम यूज करते हैं निकल के लिए। इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन अ स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको एक कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रीम में हीट करते हैं, फॉर्मिंग अ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है वो। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रिएजेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, नेम्ड एज निकल टेट्राकार्बोनिल बोलते हैं हम इसको, जो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स हमें मिला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कि NiCO4 काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है वो एक। द कॉम्प्लेक्स इज डिकम्पोज एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब हम और ज्यादा हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है। अब बाकी इम्प्योरिटीज तो वही रह गई, बस निकल ने रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड से और NiCO4 बनाया। ठीक है, अब वो जो NiCO4 है वो वोलेटाइल कंपाउंड है, वो आगे जाके डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमें Na प्योरस फॉर्म में मिल जाएगा और CO अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन वही बता दिए हैं। इसमें ये होता है, ये रेंज होती है टेम्परेचर की, यहाँ पे तो हाई टेम्परेचर की रेंज होती है। अब हम बात करते हैं आगे जाके वॉन ऑरिकल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम और टाइटेनियम। This method is very useful for removing all the oxygen and nitrogen present in the form of impurities in certain metals। तो बेसिकली लाइक जर्कोनियम और टाइटेनियम में ना कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, तो उनको निकालने के लिए हमें काम करते हैं इस मेथड का। द क्रूड मेटल इज हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल में हम हीट करते हैं विद आयोडीन। द मेटल आयोडीन बीइंग मोर कोवेलेंट वोलेटिलाइजेस हो जाती है, मतलब वो वोलेटाइल फॉर्म हो जाता है जर्कोन ZrI4, जो काफी वोलेटाइल होता है। ठीक है, द मेटल आयोडाइड इज डिकम्पोज ऑन अ टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट में हम उसको और हीट देते हैं बाय इलेक्ट्रिकल मींस से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो फिलामेंट हीट होता है ना, तो उससे वो जाकर डिकम्पोज हो जाएगा, वो टंगस्टन फिलामेंट डिकम्पोज कर देगा जर्कोनियम I4 को। ठीक है, एट अबाउट 1800 केल्विन पे। जब प्योर मेटल डिपॉजिट ऑन द फिलामेंट पे, फिलामेंट को डिपॉजिट हो जाएगा और ये रिएक्शन है ZrI4 डिकम्पोज होकर Zr मिलता है हमें जर्कोनियम और I2 मिलता है। और हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन करने के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और फिर हमने देखा रिफाइनिंग। और हमने ऐसा प्रोसेस किया, तो हमने क्यों किया, ताकि हम आगे जाके इनका यूज कर सकें। तो अब हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन कहाँ का यूज आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड एज रैपर्स फॉर फूड मटेरियल। द फाइन डस्ट ऑफ द मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लिक्विड्स। Aluminium being highly reactive is also used in the extraction of chromium and manganese from their oxide। क्रोमियम और मैग्नीज के जो ऑक्साइड होते हैं उससे हम उनको सेपरेट करने के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का वायर भी बना सकते हैं, उसके वायर बनते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम काफी एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हम कॉपर्स के वायर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, हम एल्यूमिनियम के वायर बना सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के वायर काफी एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है, एलॉयज कंटेनिंग एल्यूमिनियम बीइंग लाइट, जो एलॉय होते हैं एल्यूमिनियम के वो लाइट होते हैं, तो इसलिए काफी यूजफुल होते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। कॉपर यूज करते हैं वायर बनाने के लिए, पता ही है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, एंड फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन सेवरल alloys that are rather tougher than the metal itself, example brass with zinc, bronze with tin। एलॉय बनाने में काम आ रहे हैं सब। कॉइनेज एलॉय जो निकल के साथ और कॉपर का मिक्सचर होता है। अब हम बात करते हैं जिंक। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। ये तो पहले से आपने पता होगा, पहले क्लासेस में भी आपने पता होगा कि ये गैल्वेनाइजिंग आयरन में काम आता है जिंक। इट इज आल्सो यूज इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरीज। इट इज constituent of many alloys, example brass जिसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 40%, एंड जर्मन सिल्वर जिसमें कॉपर होता है 25 to 30%, जिंक होता है 25 to 30%, निकल 40 to 50%। और जिंक डस्ट इज used as a reducing agent in the manufacture of dye stuff। अब हम देखते हैं आयरन। हमने अब तक जो मेटलर्जी करी थी वो किसी की थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं और अभी हम इनका यूज देख रहे हैं, और आयरन उनमें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आयरन की काफी अच्छी यूज है। कास्ट आयरन है, जो हमने पहले पता देखा था कि कैसे हमें मिला। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन, इज यूज फॉर कास्टिंग स्टोव्स। हम उससे स्टोव बनाएंगे। रेलवे की जो लाइंस होती हैं वो बनाने में काम आता है आयरन, कास्ट आयरन। गटर पाइप्स बनाने में काम आता है, टॉयज बनाने में काम आता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रफ आयरन। रफ आयरन हमें पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है, ठीक है। एंड स्टील, स्टील बनाने में भी काम आता है। रफ आयरन इज यूज इन मेकिंग एंकर्स, वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। स्टील फाइंड अ नंबर ऑफ यूजेस। स्टील काफी यूज किया जा रहा है आजकल हम। एलॉय स्टील इज ऑब्टेन व्हेन अदर मेटल्स आर एडेड टू इट। एलॉय स्टील जो मिलती है उसमें हम अदर मेटल्स को मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाएंगी, एनहेंस हो जाती हैं, ठीक है। निकल स्टील इज यूज फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स, ठीक है। पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स। तो निकल स्टील मतलब क्या होगा, निकल और स्टील का कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रोम स्टील में क्रोमियम होता है और स्टील होता है। इज यूज फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स एंड स्टेनर्स। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज यूज फॉर साइकिल्स। स्टेनलेस स्टील काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो काफी हम यूज करते हैं, उससे हम साइकिल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाने में काम आती है, यूटेंसिल बनाने में काम आती है, पेन्स बनाने में काम आती है, ETC एक्सेट्रा। अब बेसिकली एक और मेथड एनसीईआरटी में देखा है, क्रोमेटोग्राफी से हम डिफाइनिंग कैसे करते हैं, उसका ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करके नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी आपने पहले पता होगा, तो क्रोमेटोग्राफी से हम डिफाइनिंग कर सकते हैं। वो ज़्यादातर यूज हम अभी अभी वो डेवलप नहीं हुआ वो तरीका इतना, अभी हम उसको यूज करना चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस देखा। कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, पहले हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं उसको पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए रॉक्स ऑफ मेटल्स को, ठीक है। और फिर हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा हमने देखा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। और चौथा था रिफाइनिंग, ठीक है। और आखिर में देखा हमने यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। ये आपको याद करने का होगा सारा यूजेस, ठीक है। और here we conclude our chapter which is isolation of elements है ना। and thank you।